नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रानी वैद्या आज आपके साथ नए विषय पर चर्चा करूंगी। मनोवैज्ञानिक परीक्षण। क्या होते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण? इनका इनकी क्या विशेषताएं हैं? फिर परीक्षण और मापन में क्या अंतर है? परीक्षण और प्रयोग में क्या अंतर है? और इन मनोवैज्ञानिक परीक्षण के क्या उद्देश्य हैं, उपयोग हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी कि मन का परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है, वो भी वैज्ञानिक रूप से। जैसे मैं कहूँ, अगर अपन अपने ब्लड का सैंपल लें और उसका काउंट कराएं तो डब्ल्यूबीसी कितनी है, आरबीसी कितनी है, ये हम जान सकते हैं। तो ये हमको पता लगता है हमारे ब्लड में क्या कितनी मात्रा में है। तो ऐसे क्या हम अपने मन को भी जांच सकते हैं? ऐसा कौन से परीक्षण हैं जिसके द्वारा व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति है, रुचि है, व्यक्तित्व है, बुद्धि है, क्या इनका भी मापन किया जा सकता है? हाँ, वास्तव में मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा यह संभव है। आधुनिक युग में हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा हम क्या कर सकते हैं, व्यक्ति के व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का विश्वसनीय ढंग से मापन कर सकते हैं। भाई, आपका व्यवहार क्या है, ये हम तब उसे मापन करने के बाद उसे ऑथेंटिक कहेंगे जब उसका विश्वसनीय ढंग से मापन किया गया हो। जैसे मैंने अभी ब्लड सैंपल रिपोर्ट की बात करी, तो ब्लड सैंपल रिपोर्ट का मापन होने से जो संख्या आई है वो विश्वसनीय है। वह चाहे आप दूसरी जगह ब्लड सैंपल दे करके भी रिपोर्ट ले, चाहे किसी अन्य जगह पे। इसी तरह से यदि हम अपने व्यक्तित्व का, रुचि का या व्यवहार का हम मापन कर रहे हैं तो वह भी विश्वसनीय होना चाहिए। और विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों की उपलब्धि, क्षमताओं, योग्यताओं, रुचि, समायोजन, व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, मूल्यों, अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं। विभिन्न प्रकार की जो अभिव्यक्तियां हैं उनका परीक्षण करना, वो भी विश्वसनीय रूप से, ये इस तरह की चीज़ें आज मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा ही संभव है। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो चलिए हम बात करते सबसे पहले कॉर्नबेक के अनुसार मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है वह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर बड़ा ही अनूठी बात कही जा रही है कि अ टेस्ट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द बिहेवियर ऑफ टू और अ मोर पर्सन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, व्यवस्थित का मतलब समझेंगे। जैसे मैंने वैज्ञानिक विधि में आपको समझाया था कि वैज्ञानिक विधि क्या है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। अब यहाँ पे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की बात करें, इसलिए मैंने आपको वैज्ञानिक विधि की बात करी कि अब मन का हमें परीक्षण करना है तो हमें फिर से व्यवस्थित प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। किस तरह से बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं कि कोई भी सामान्य प्रक्रिया अपना लीजिए। मैं एक उदाहरण सामान्य रूप से आपको देना चाहती हूँ कि अगर हम साइकिल चलाने वाले हैं तो साइकिल चलाने में हम साइकिल पे बैठ रहे हैं, फिर पैडल मार रहे हैं, हैंडल पकड़ रहे हैं, फिर उसके बाद एक कोऑर्डिनेशन बैठा रहे हैं, तब जा कर के क्या होती है, हमारी साइकिल चल रही है। साइकिल अपने आप पहला स्टेप हो जाए वह नहीं होता है। पहला स्टेप, आप साइकिल पे बैठेंगे, पैडल पे पैर रखेंगे, हैंडल पकड़ेंगे, फिर उसके बाद आप जब पैडल घुमाएंगे तब साइकिल चलेगी। तो ये स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, एक व्यवस्थित प्रक्रिया दिखाई दे रही है। इसमें सीधे मैं आपसे नहीं कह सकती हूँ कि अपने आप साइकिल चलाना सीख गए हैं। तो इस तरह से व्यवस्थित प्रक्रिया। अब मन को भी तो हमें जांचना है, मन मतलब व्यवहार, व्यवहार को भी हमें जांचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक व्यवस्थित प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो मन को जब हम व्यवस्थित रूप से आकलन करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कहते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहते हैं। और हम इसमें क्या कर सकते हैं, दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों का आपसी व्यवहार की
तुलना कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की ये कॉर्नबेक ने परिभाषा बताई। अब मैं फ्रीमैन के अनुसार बताना चाहूँगी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है। एक मानकीकृत यंत्र है जो हमने बनाया हुआ, एक टूल है। यानी परीक्षण क्या है, एक टूल है, एक जिसके द्वारा हम समस्त व्यक्तियों के एक पक्ष अथवा अधिक पक्षों का, यानी हम उसकी हम रुचि का, योग्यता का, बुद्धि का एक पक्ष, या हम एक से ज़्यादा, हमने कह दिया एक साथ हम बुद्धि का, रुचि का, व्यक्तित्व का मापन शाब्दिक लिया या अशाब्दिक अनुप्रिया, यानी हम उसे बोल करके या बिना बोल करके, शब्दों के बिना ही, या अन्य किसी प्रकार के व्यवहार के माध्यम से, यानी शाब्दिक अशाब्दिक या दोनों में से कोई दोनों ही नहीं, यहाँ पे मौखिक अपन भी ले सकते हैं। अन्य प्रकार के व्यवहार के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं। इसे देखें तो अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट। कैसा है, स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू मेजर ऑब्जेक्टिवली वन और अ मोर एस्पेक्ट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी, है ना, बाय मीन्स ऑफ सैंपल्स ऑफ वर्बल और अ नॉन वर्बल रिस्पॉन्स और बाय मीन्स ऑफ अदर बिहेवियर। तो वही बात कह रहे हैं कि एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम व्यक्ति के एक पक्ष या अधिक पक्षों का मापन शाब्दिक, अशाब्दिक या अन्य किसी व्यवहार के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये हो गए हमने मनोवैज्ञानिक परीक्षण की क्या परिभाषा है वह। अब ये सारी उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर क्या बात सामने आ रही है कि परीक्षा जो है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है, मानकीकृत प्रक्रिया, माप या यंत्र है। जो मैंने कहा ना कि ऊपर कॉर्नबेक के अनुसार एक व्यवस्थित प्रक्रिया कही थी, और यहाँ पे फ्रीमैन के अनुसार एक यंत्र कहा जो मानव द्वारा निर्मित है। तो वो एक यंत्र है जिसके द्वारा समस्त व्यक्तित्व के एक पक्ष का या अधिक पक्षों का मापन शाब्दिक, अशाब्दिक अनुक्रियाएं, यानी जिस तरह से भी हम ले रहे हैं, या अन्य प्रकार के व्यवहार के माध्यम से किया जाता है। तो ये दोनों परिभाषाओं का से बात सामने निकल के आई, वही हमने समझाने की कोशिश की कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण वास्तव में क्या है, वो परिभाषा के माध्यम से समझने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण की क्या विशेषताएं हैं, क्या लक्षण हैं, है ना। तो अब बात आती है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक प्रकार की व्यवस्थित विधि है। मैंने अब भी आपको परिभाषा समझाई तो उससे समझ में आया कि कैसी विधि है, व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा मानव व्यवहार प्रतिदर्श का मापन किया जाता है। प्रतिदर्श मतलब होता है सैंपल, यानी मानव व्यवहार का जो सैंपल है, या मानव व्यवहार जिस तरह से व्यवहार कर रहा है उसका मापन किया जा सकता है। तो इस परीक्षण द्वारा पहली विशेषता हो गई कि कौन से व्यवहार, उनकी बुद्धि लब्धि कितनी है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनका समायोजन स्तर कैसा है, उनकी रुचि कैसी है, उनकी अभिरुचि कैसी है, अभिवृत्ति कैसी है। यानी यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों का कर रहे हैं, उनके मूल्य कैसे हैं, उनकी क्षमताएं कैसी हैं, उनकी योग्यताएं कैसी हैं। तो इस तरह से हम मानव व्यवहार का मापन कर सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक प्रकार का मानकीकृत यंत्र है। मानकीकृत यंत्र का मतलब हो जाता है कि स्टैंडर्डाइज टूल है, यानी हम यहाँ के मानव पर इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो हम बाहर अदर कंट्री, अदर जो स्टेट में या अदर टाउन में अगर इसका उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इसका जो रिजल्ट है वो एक बराबर होगा। स्टैंडर्डाइज मतलब जैसे अगर हमने 1 किलो शक्कर, यहाँ पे हम 1 किलो शक्कर की बात कर रहे हैं, तो आप कहीं भी ले जा लीजिए, वहाँ पे तौलेंगे तो वो 1 किलो ही होगी। तो स्टैंडर्डाइज उसे कहते हैं। इसी तरह से जो ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनाए गए हैं, इन्हें भी स्टैंडर्डाइज किया गया है। तो इस पर देश, काल, परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सब जगह एक जैसे होंगे, स्टैंडर्ड अपना फॉर्म जो है वो शो करेंगे। अब प्रमापीकृत मनोवैज्ञानिक परीक्षण की जो प्रशासन विधि है वो भी निश्चित होती है। आपको
इस टूल को किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेट करना है यह भी निश्चित होता है। इसमें कोई अंतर, यानी आप उस विधि में फेरबदल नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी वैज्ञानिक विधि के बारे में बात कहा, मैं एक सरल उदाहरण देती हूँ। जैसे अगर आप आटा गूंथने वाले हैं तो आटा गूंथने में क्या आप आटा लेंगे और पूरा पानी डाल देंगे? एक बार में जितना आपको पानी जो आपने निश्चित किया है क्या पूरा डाल देते हैं? नहीं, धीरे धीरे हम उसमें मिलाते जाते हैं, फिर एक सा अपन आटा गूंथते हैं। तो प्रक्रिया में आप हेर फेर नहीं कर सकते हो। प्रशासन विधि में आप जैसे प्रयोज्य को जो है, प्रयोज्य मतलब सब्जेक्ट, यानी जिस पर हम यह उसका परीक्षण कर रहे हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो उस पर जब हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो जो जैसा भी परीक्षण है, जैसे बुद्धि परीक्षण है या व्यक्तित्व परीक्षण है या मूल्य परीक्षण है, इनकी जो प्रशासन विधि बताई गई है, प्रयोज्य विधि प्रयोज्य पे किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेट करना बताया गया है, उस प्रयो यानी प्रयोज्य पर किस तरह से हमें परीक्षण करना है, जो निर्देश हैं, जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में निर्देश दिए गए हैं कि उसे शांत वातावरण में बैठाएं, रोशनी की व्यवस्था प्रॉपर रखें, उसके लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बताएं, आदि आदि जितने निर्देश दिए गए हैं एक के बाद एक आपको निश्चित विधि में निश्चित तरीके से उसे अप्लाई करना पड़ता है। तो ये इसकी विशेषता हो गई। अब परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता ज्ञात होती है। अभी मैंने इसके पहले जो स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस बताई कि ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो हैं अपने आप में क्या हैं, स्टैंडर्डाइज हैं। स्टैंडर्डाइज तब होंगे जब वो विश्वसनीय और वैध होंगे। विश्वसनीयता यानी विश्वास की कसौटी पर बार बार एक से खरे उतरना, यानी हम जब परीक्षण या किसी भी व्यक्ति पर यहाँ कर रहे हैं तो भी वही रिजल्ट आ रहे हैं, और दूसरी जगह पर भी हम अगर वो दूसरे किसी व्यक्ति पर कर रहे हैं तो भी रिजल्ट एक से आ रहे हैं। तो विश्वसनीय क्या होता है? विश्वास। विश्वास कब कायम होता है? जब हमें परिणाम एक जैसे मिले, परिणामों में एक रूपता हो तो विश्वसनीयता बढ़ती है। तो यहाँ पर हम परीक्षण हमारे कैसे विश्वसनीय। वैधता मतलब जिसके लिए परीक्षण बना है वही उसी का मापन करे। जैसे मैंने कहा कि जो मैंने मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है वो व्यक्तित्व का मापन कर रहा है, तो व्यक्तित्व का ही मापन करे, वह बुद्धि या रुचि या मूल्यों का मापन ना करे। तो वैधता उस बात पर निश्चित करती है कि जिसके लिए परीक्षण बना है वह उसी का मापन करे। तो परीक्षण में विश्वसनीयता, वैधता आवश्यक होती है, तभी वह मानकीकृत या स्टैंडर्डाइज टूल बन पाता है। तो ये हो गई चौथी इसकी विशेषता। अब हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा व्यक्ति एक पक्ष तथा अधिक पक्षों का भी मापन कर सकते हैं। मैंने अभी आपको समझा ही रही थी कि जैसे अपन ने विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्ति ले लिए, उनकी उपलब्धि, क्षमता, योग्यता, रुचि, समायोजन, व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, मूल्य, यानी विभिन्न प्रकार के हम उनकी एक या एक से अधिक पक्षों का हम मापन कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा के जो पद या प्रश्न होते हैं वह शाब्दिक भी हो सकते हैं और अशाब्दिक। यहाँ पे बहुत अच्छी बात समझ में आ रही। यहाँ जैसे अपन ब्लड सैंपल देते हैं तो हमने सिरिंज में ब्लड दे दिया, फिर उसे हमने लेबोरेटरी में टेस्ट किया, मगर मन को समझने के लिए मन का कोई ऐसा सैंपल नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से प्रश्नावली बनाते हैं। ये टूल कैसे होते हैं? प्रश्नावली माध्यम से होते हैं। कुछ हम क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चनर बनाते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? शाब्दिक भी हो सकते हैं, अशाब्दिक भी हो सकते हैं, अथवा दोनों प्रकार के हो सकते हैं, दोनों में मिक्स ले लिया। तो ये एक बहुत अच्छी विशेषता होती है। ये परीक्षण आपके मन को जज करने के लिए प्रश्नों का एक श्रृंखला होती है, जिसके द्वारा हम व्यक्ति से एक के बाद एक प्रश्न शाब्दिक रूप से, अशाब्दिक रूप से या दोनों ही रूप से पूछते हैं और व्यक्ति अपने मन की अभिव्यक्ति देता है। मन में वह उस प्रश्नों के बारे में क्या सोचता है, जिसके द्वारा हम आकलन करते हैं कि जो उसका व्यक्तित्व है या उसका बुद्धि है या उसकी रुचि है वह किस स्तर की है ना। मैंने एक एक चीजों का उदाहरण दिया है।
तो इन परीक्षणों का उपयोग उन्हीं व्यक्तियों के गुणों का मापन के लिए किया जाता है जिनके लिए यह परीक्षण बना। ये बहुत अनूठी विशेषता है कि मैंने कहा कि अगर मुझे किशोरों की बात कर रही हूँ, किशोरों का कैसा व्यक्तित्व है, तो मुझे किशोरों पर ही ये एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ेगा। मैं इसे छोटे बच्चों पे अप्लाई नहीं कर सकती। उन्हें जिस परीक्षण जो है ना, मतलब मैंने कहा कि इस परीक्षण का उपयोग हम उन्हीं व्यक्तियों के गुणों का मापन के लिए कर सकते हैं जिसके लिए ये बनाया गया हो। तो अगर मैंने कोई बच्चा, छोटे बच्चों के लिए परीक्षण बना है, तो मैं उसे छोटे बच्चों पे ही अप्लाई करूंगी। तो इस तरह से ये क्या हो गई, मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं हो गई। जैसे मैंने सारी विशेषताओं को समझाने का एक प्रयास किया कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण की परिभाषा क्या है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं क्या हैं। अब हम बात करते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण और मापन में क्या अंतर है। यहाँ समझने की बात है कि डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड मेजरमेंट। यहाँ टेस्ट और मेजरमेंट को समझिए कि परीक्षण और मापन में क्या अंतर होता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का जो क्षेत्र है वो सीमित है, यानी यहाँ पर जो दायरा होता है कि हम एक लिमिटेड उसमें ही चीज़ें मेज़र कर सकते हैं। मगर मापन का क्षेत्र क्या है, व्यापक है। आप मापन में और भी चीज़ें जो हैं वो माप सकते हैं। परीक्षण में विभिन्न प्रकार के पद होते हैं। हमने क्योंकि अभी आपको समझाया कि हमको किसी का व्यक्तित्व का मापन करना या बुद्धि का, तो हमने प्रश्नों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से, या शाब्दिक रूप से, अशाब्दिक रूप से, या दोनों प्रकार से हमने प्रश्न पूछते हैं और हमने पदों का निर्माण करके हम इस तरह से परीक्षण ले रहे हैं। जबकि मापन का रूप क्या होता है, संख्यात्मक होता है। यहाँ पर हम संख्या में, जैसे हमने लेंथ नापी, वेट नापा, वॉल्यूम नापा, तो यहाँ पे हम संख्या हमारे सामने आ रही है। तो यहाँ मापन का जो रूप है वो संख्यात्मक होता है। एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है, प्रमापीकृत यंत्र पहले है। यहाँ पर ये स्टैंडर्डाइज टूल पहले और व्यवस्थित प्रक्रिया बाद में है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक टूल है, मापने का एक यंत्र है, और व्यवस्थित प्रक्रिया बाद में है। जबकि दूसरी ओर, यहाँ मापन को समझने के लिए से ऐसा कह रहे हैं कि दूसरी ओर मापन जो है वो पहले व्यवस्थित प्रक्रिया है। यह मापन चाहे भौतिक हो चाहे मनोवैज्ञानिक, मापन में पहली बात आती है कि इसे हमको एक सिस्टमैटिक प्रोसेस अपनानी पड़ेगी मेजरमेंट में। जैसे अपन ने स्केल ले लिया, स्केल में लिखा होता है सेंटीमीटर में, इंचेस में, तो ये भौतिक हो चाहे मनोवैज्ञानिक हो। या हमने दूध नाप रहे हैं तो लीटर के लिए अपन के पास इक्विपमेंट है, तो ये एक फिक्स है, तो ये मापन कर रहे हैं। जबकि हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण में क्या कर रहे हैं, हम टूल बना रहे हैं, ये स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं और उसे व्यवस्थित रूप से अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से बात करते हैं चौथा, कि मापन में किसी भी मापनी का एक निरपेक्ष शून्य होता है। जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे अब भी हमने मेजरमेंट में स्केल की बात की, तो स्केल हमेशा जीरो से शुरू होता है। जीरो के बाद आप जितने भी सेंटीमीटर या इंच या किसी भी चीज में, किलोमीटर या मीटर या किसी भी बात कर रहे हैं, तो जीरो से बात शुरू होती है। जबकि मनोवैज्ञानिक परीक्षण में निरपेक्ष शून्य की कल्पना नहीं होती है। यहाँ बहुत अनूठी बात कही जा रही है, क्योंकि हम मन या व्यवहार का आकलन कर रहे हैं। हम यहाँ शून्य से मेजरमेंट नहीं कर सकते। जबकि मापन जो है वो भौतिक चीजों का हो रहा है या अन्य चीजों का हो रहा है, तो हम वहां पर शून्य से ही कल्पना शुरू कर सकते हैं। शून्य के बाद ही हम किसी चीज का मापन कर सकते हैं। मापन क्या हो रहा है, अमूर्त होता है। और जबकि दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक परीक्षण मूर्त रूप से होता है। मूर्त मतलब होता है सामने, प्रत्यक्ष रूप से, यहाँ पर बात आती है। और अमूर्त अप्रत्यक्ष, यहाँ पर तो मापन जो है अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है, मगर मनोवैज्ञानिक परीक्षण को हमें प्रत्यक्ष रूप से ही संभव हो सकता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में जो अपन बात करें आगे, कि व्यवहारिक पक्ष जो होता है वो प्रधान होता है, यानी हम बिहेवियर का मापन कर रहे हैं, व्यवहार का मापन कर रहे हैं, यह प्रमुखता लिए होता है। जबकि मापन में व्यवहारिक पक्ष जो है वो नगण्य होता है, उसमें भौतिक पक्ष प्रधान होता है।
हम भौतिक वस्तुओं का क्या कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में गुण या विशेषता का जो मात्रात्मक मूल्यांकन या मापन किया जाता है, कि हम जो गुण जो भी हमने नापे, जैसे हमने बुद्धि नापी या मूल्य नापे, तो उनको हम मूल्य दे रहे हैं। हमने आकलन करने के बाद, मूल्यांकन करने के बाद उनको हम मूल्य प्रदान कर रहे हैं। जबकि भौतिक मापन में जो है कुछ नियमों के अनुसार मात्रा का मापन इसमें संख्या प्रदान किए जाते हैं। नहीं, ये गुण थे, वे जो बुद्धि है, योग्यता है, उपलब्धि है, आपकी रुचि है, ये सारे क्या हैं, व्यवहार जन्य गुण हैं। हम इन गुणों का मापन कर रहे हैं। जबकि भौतिक रूप से हम कोई भी चीज का मापन कर रहे हैं, लंबाई का, ऊंचाई का, गहराई का, या किसी भी चीज का, किसी वस्तु का, तो वहां पर हम संख्या प्रदान करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण और मापन में क्या अंतर है, यानी परीक्षण क्या करता है और मापन में क्या अंतर है। परीक्षण का मैंने अभी आपको समझाया कि क्षेत्र सीमित है, मापन का क्षेत्र असीमित है। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण और प्रयोग में क्या अंतर है। यानी अब हम बात करें कि डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, मगर टेस्ट और एक्सपेरिमेंट में क्या अंतर होता है। तो जो मैंने कहा कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है, मानकीकृत यंत्र पहले है, व्यवस्थित प्रक्रिया बाद में है। उसी ओर प्रयोग क्या है, केवल एक शुद्ध व्यवस्थित वैज्ञानिक प्रक्रिया। एक्सपेरिमेंट करना है भाई हमको, एक्सपेरिमेंट अपने आप में पूरा जो है व्यवस्थित प्रक्रिया है, विज्ञान को लिए हुए प्रक्रिया है। और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में हमें व्यवहार का आकलन करना है, तो वो भी एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। मगर एक्सपेरिमेंट सब शुरू ही होता है शुद्ध व्यवस्थित प्रक्रिया से। यहाँ पे बात करते हैं, परीक्षण एक यंत्र है, एक टूल है। इसके मापन का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। यानी हम अभी जैसे हमने एक टूल लिया तो वो केवल व्यक्तित्व का ही मापन कर रहा है। आप उससे रुचि का मापन नहीं कर सकते, उसकी समायोजन क्षमता का मापन नहीं कर सकते। मगर जबकि दूसरी ओर जो प्रयोग होता है वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, और इसका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक। हम एक्सपेरिमेंट में और भी चीज़ों का जो है मापन जो है वो आसानी से कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के का जो उपयोग है केवल व्यक्ति के मापन तक ही सीमित है। हम व्यक्ति के व्यवहार का मापन कर रहे हैं, मगर यहाँ पर प्रयोग एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति के अतिरिक्त हम अन्य जीवित या निर्जीव चीजों का भी मापन संभव है। यानी आप समझ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम किसी जीवित और अजीवित वस्तु का भी मापन या मेजरमेंट कर सकते हैं उसका, जबकि मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यक्ति तक ही सीमित है। अब यहाँ बात करते हैं कि प्रयोग में स्वतंत्र का परतंत्र चर पे पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या प्रभाव पड़ता है। और मनोवैज्ञानिक परीक्षण में हम केवल व्यवहार का, व्यक्तित्व संबंधी गुणों या विशेषताओं का मापन करते हैं। यानी हम यहाँ पर हम एक चर का दूसरे चर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन नहीं करते, केवल हम गुणों का मापन कर रहे हैं। मगर एक्सपेरिमेंट में हम जो है स्वतंत्र चर का परतंत्र चर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन किया जाता है। लास्ट में बात करूंगी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विश्वसनीयता, वैधता और मानकों की गणना की जाती है। ये मैंने प्रयोगों में ये घटना नहीं की जाती। जैसे मैंने कहा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विश्वसनीय, वैधता और मानकों की गणना की जाती है, प्रयोगों में ये घटनाएं नहीं होती हैं। तो ये हुआ मनोवैज्ञानिक परीक्षण और प्रयोग में क्या अंतर है। अब हम आगे बात करते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण के क्या उद्देश्य हैं और उपयोग। यहाँ पर क्या पर्पस एंड यूटिलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्गीकरण और चयन में मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग।
तो यहाँ हम कह रहे हैं, जैसे हम शिक्षा संस्थानों में हम कक्षा में प्रवेश के समय हम विद्यार्थियों का हमें चयन करना है, या औद्योगिक संस्थानों में कर्मचारियों का वर्गीकरण या चयन करना है, सेना में अनेक प्रकार की सरकारी नौकरियां, शारीरिक मानसिक विभिन्नताओं के आधार पर व्यक्तियों और कर्मचारियों का वर्गीकरण करना है या चयन करना है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, उनको क्लासिफाई कर रहे हैं और उन्हें सिलेक्ट कर रहे हैं, किनके द्वारा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा। तो ये इसका उद्देश्य भी है और उपयोग भी है। दूसरा हम बात कर रहे हैं पूर्व कथन में मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग। पूर्व कथन यानी यहाँ पे प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि यूज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इन प्रिडिक्शन। तो यहाँ पर पूर्व कथन का अर्थ हम बात करते हैं कि वर्तमान में हम जिस व्यवहार का अध्ययन किया है, उस व्यवहार का अध्ययन के आधार पर यह भविष्यवाणी करना कि भविष्य में अध्ययन किए गए व्यवहार का रूप और स्वरूप क्या होगा। यानी प्रिडिक्शन हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है। आप आज इस व्यक्ति के व्यवहार का जो आकलन कर रहे हैं, उससे हम यह अनुमान लगा रहे हैं कि भविष्य में उसका व्यवहार किस प्रकार से होगा। बहुधा विभिन्न जो शैक्षणिक संस्थान हैं, औद्योगिक संस्थानों में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, उनके संबंध में पूर्व कथन की आवश्यकता होती है भाई, कि तब हम इन विभिन्न प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा ये कार्य करते हैं, और इन परीक्षणों की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के संबंध में उसकी बुद्धि, क्षमता, उपलब्धि, रुचि, समायोजन, चिंता, अन्य व्यक्तित्व विशेषता के संबंध में हम पूर्व कथन आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, यूज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इन प्रिडिक्शन। तीसरा हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण का अनुसंधान में प्रयोग, कि यूज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इन रिसर्च। कैसे, आधुनिक युग में जो है मनोविज्ञान का अनुसंधान के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन विस्तार होता चला जा रहा है, और ये जो स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट से आज हम अनेक विशेषताओं, लक्षणों, चरों आदि का हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं, कि उदाहरण के लिए कोई हम अनुसंधानकर्ता जो हैं, रिसर्चर जो हैं, वो एंजाइटी यानी चिंता, या समायोजन यानी एडजस्टमेंट, ये दो उसने वेरिएबल लिए हैं, उन चरों या प्रत्ययों का क्या कर रहा है, जो है मापन करने की कोशिश कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। अपने अनुसंधान समस्या में क्या कर रहा है, एंजाइटी और एडजस्टमेंट का। तो वह चिंता और समायोजन मापने के लिए क्या कर रहा है, साइकोलॉजिकल टेस्ट का उपयोग कर रहा है। उससे उसे ये पता चल रहा है कि चिंता का स्तर क्या है, एडजस्टमेंट लेवल क्या है, और उसके बाद वह कैलकुलेशन कर रहा है। तो इस तरह से अनुसंधानकर्ता मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग अनुसंधान में बहुधा कर रहे हैं। चौथा हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग जो है उद्योग और व्यवसाय में भी हो रहा है। अब मैं एक बात कहूँ कि जैसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण और शैक्षणिक परीक्षणों का उपयोग हम कैसे उद्योग और व्यवसाय में कर रहे हैं, कि विभिन्न व्यवसायों के लिए या उद्योगों के लिए जो काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनका हमें चयन करना है, सिलेक्शन करना है, उनको क्लासिफाई करना है, या उनको अपग्रेडमेंट देना है, तो हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इससे सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उद्योग या व्यवसाय में जो लगे कर्मचारी हैं, उनकी हम बुद्धि का, अभिक्षमता का, रुचि का, अभिवृत्तियों आदि का हम मापन ही नहीं करते, बल्कि इन कर्मचारी को समझने के लिए या उनकी पदोन्नति करने के लिए या छटनी करने में भी हमें सहायता मिलती है। तो ये उद्योग और व्यवसाय में भी बहुत उपयोगी है। अब हम बात करें शिक्षा में किस तरह से मनोवैज्ञानिक परीक्षण उपयोगी है, कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में जैसे हम बात करें विभिन्न विषयों में उपलब्धि परीक्षण की सहायता से हम छात्रों की उपलब्धि का मापन कर सकते हैं। इन परीक्षण के कारण अधिक सरल हो जाता है कि छात्र कितना सीखा। मनोवैज्ञानिक परीक्षण शैक्षणिक परीक्षण द्वारा छात्रों को अगली कक्षा में उन्नति देने, उनका वर्गीकरण करने, उनको निर्देशन करने में इन परीक्षण का हम उपयोग कर सकते हैं।
सकते हैं। निदानात्मक परीक्षण द्वारा हम छात्रों की समस्याओं की जानकारी नहीं प्राप्त करते, बल्कि उनकी समस्याओं के समाधान भी हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा कर सकते हैं। यानी हम इन परीक्षण से क्या हो रहा, हम व्यवहार का आकलन कर रहे हैं, तो व्यवहार में हो सकता है बच्चे को कोई समस्या हो, तो हम निदानात्मक परीक्षण द्वारा उन समस्याओं का क्या कर सकते हैं, निदान भी कर सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण का बहुत अधिक उपयोग है। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन में किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। कि भाई यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रत्येक समाज में ये देख सकते हैं कि व्यक्ति जो है उसकी शारीरिक बनावट, वेशभूषा सभी अलग अलग ही नहीं होते, बल्कि उसकी बुद्धि, तर्क, रुचि, अभिक्षमता, समायोजन क्षमता, चिंता, कुंठा, व्यक्तित्व, ये भी अलग अलग होते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं ऊपरी रूप से शारीरिक बनावट या वेशभूषा के कारण ही व्यक्ति अलग अलग नहीं होता, उसके अंदर जो बात कर रहे हैं कि उसके अंदर बुद्धि, तर्क, रुचि, समायोजन क्षमता, कुंठा, चिंता, ये भी अलग अलग होते हैं। तो शिक्षा और मनोविज्ञान में व्यक्ति इस प्रकार की भिन्नताओं को वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं, जो है ना व्यक्तिगत रूप से जो उनमें भिन्नता है। तो व्यक्तियों के अंदर अनेक प्रकार की भिन्नताओं के मापन के लिए अनेक परीक्षण आज उपलब्ध हैं, जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन बहुत सरल हो गया है। यानी इतने हम कोई भी अगर जैसे बात करते हैं, दो एक जैसे दिखने वाला व्यक्ति भी होगा, मगर वो एक जैसा दिख रहा है, मगर वो अपने आप में व्यक्तिगत भिन्नता लिए हुए है। तो इस व्यक्तिगत भिन्नता का मापन हम क्या कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा आसानी से कर सकते हैं। सातवां में बात करूंगी सेना में उपयोग। अब सेना में किस तरह से उपयोग होता है, तो यहाँ पे बात करते हैं सेना में जैसे बुद्धि परीक्षण का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 में जो हुआ था, वहाँ पर आज तक बुद्धि परीक्षण के अलावा अन्य परीक्षण का उपयोग सेना में क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। उस समय क्या हुआ, 1914 में एक अल्फा आर्मी और अल्फा बीटा दो प्रकार के बुद्धि टेस्ट का यूज किया गया या रचना की गई। अंग्रेजी भाषा जो जानते थे उनके लिए अल्फा आर्मी परीक्षण का उपयोग किया गया, और अंग्रेजी भाषा नहीं जानने वालों के लिए अल्फा बीटा का उपयोग किया गया। इस तरह से ये जो परीक्षण बनाया गया, उससे ये जाना गया कि जो सैनिक है उसकी बुद्धि कितनी है। और आज जैसे वर्तमान में बात करें, सेना में विभिन्न प्रकार के सैनिक, चाहे वह लड़ने वाले सैनिक हो, टेक्निकल में हो या अधिकारी हो, या सभी प्रकार की भर्ती के लिए अनेक मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग किया जाता है, जिसमें बुद्धि व्यक्तित्व परीक्षण का उपयोग कुछ अधिक विस्तृत रूप में होता है कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनकी बुद्धि कैसी है। जैसे मैं बात कहूँगी कि आप जानना जरूरी है कि सेना में जो व्यक्ति भर्ती हो रहा है उसका आईक्यू और ईक्यू कितना है। अब आईक्यू और ईक्यू की बात करें, इंटेलिजेंट क्वेश्चन और इमोशनल क्वेश्चन। आप बात कर रहे हो कि आप सेना में आपने बहुत, आपकी बुद्धि तेज थी, आपने टेस्ट पास कर लिया, मगर अगर आप इमोशनली बैलेंस नहीं हैं तो आप बंदूक आपके हाथ में दे दी जाए, सामने अगर दुश्मन खड़ा है, आप बंदूक नहीं चला सकते, वहाँ पर आपको इमोशनल क्वेश्चन चाहिए होता है। तो ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण से हम जज कर सकते हैं कि बुद्धि तो उसकी तेज है, मगर साथ ही साथ समायोजन क्षमता, उसकी संवेगात्मक क्षमता जो है उसका भी विकास हुआ है कि नहीं। तभी वो साहस के साथ उन दुश्मनों का सामना कर पाएगा। तो ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण अपने आप में अनूठे हैं, और ये इनका उपयोग जो है सेना में हमेशा किया जाता है। अब बात करते हैं निदान में उपयोग। अब निदान मतलब होता है कोई डायग्नोज करना, यूज इन डायग्नोज। यहाँ पे कह रहे हैं मानसिक चिकित्सा, शिक्षा के क्षेत्र में चाहे व्यक्ति की विद्यार्थियों की समस्या हो या उनकी कमजोरी हो अथवा मानसिक कारणों का पता लगाना हो, इन सारी चीज़ों का हम उपयोग क्या कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से कर सकते हैं। और इन मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो भी मानसिक रोगी की समस्या जो है उन रोगों को हम गंभीरता से समझ सकते हैं, उन रोगों के कारणों की जांच कर सकते हैं। इस तरह से हम व्यक्तित्व के जो समस्याएं हैं उनका निदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे निदान में उपयोगी है। मैं बात कहूँगी तुलना में उपयोगी। तुलना कैसे की जाती है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों की व्यवहार
जो क्योंकि हम तुलना व्यवस्थित विधि द्वारा कर सकते हैं। अब मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है? एक टूल है, साधन है, जिसकी सहायता से हम दो या दो व्यक्ति के व्यवहार के विभिन्न पक्षों की तुलना सरलता से कर सकते हैं। जैसे उदाहरण, कक्षा में पढ़ने वाले विभिन्न छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना हो, उनकी बुद्धि की तुलना हो, उनके शील गुणों की तुलना हो, ये सभी जो हो गए मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा ही संभव है। जैसे छात्र की रुचि परीक्षण की सहायता से छात्रों की न केवल अनेक प्रकार की रुचियों का अध्ययन किया जाता है, बल्कि इन परीक्षण की सहायता से यह भी जाना जाता है कि किन छात्रों को कौन कौन सी रुचि है, किन में कम है, किस में अधिक है। तो इस तरह से हम समायोजन क्षेत्र में भी देख सकते हैं कि रुचि के अतिरिक्त हम समायोजन क्षेत्र में भी विभिन्न लोगों का मापन कर सकते हैं कि उनकी समायोजन क्षमता कितनी है। तो तुलना करके हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और आखिरी बात कहूँगी, दैनिक जीवन में उपयोग। व्यवहारिक जीवन में हम सभी कभी न कभी कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। हमें इन समस्याओं के समाधान की आवश्यकता होती है। दैनिक जीवन जो है या व्यवहारिक जीवन में ये समस्याएं कभी चिंता से संबंधित होती हैं, कभी रुचि से संबंधित, कोई कुंठा से, तनाव से, स्ट्रेस से आदि से संबंधित होती है। इन सभी समस्याओं का मापन मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा ही संभव है। और एक समस्याग्रस्त जो व्यक्ति है उसमें चिंता, कुंठा, तनाव, प्रतिबल कितना है, उसका समायोजन का स्तर कितना है आदि इसके अतिरिक्त किशोरावस्था की जो व्यवहारिक समस्याएं हैं, युवाओं की जो व्यवहारिक समस्याएं, प्रौढ़ावस्था की जो व्यवहारिक समस्याएं, इन सारी चीज़ों का जो है मापन इन परीक्षण द्वारा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा ही संभव है। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है वह विभिन्न जगह पर आज वर्तमान में इनका बहुधा उपयोग किया जा रहा है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।